ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, और ये तभी समझ में आएगा जब आपको एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले मैं एरिया के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसकी एरिया कहां होती है, इस तरफ होगी। ठीक है, इसकी एरिया होगी इस तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, पेपर है, तो ये एरिया हो गया, ये तो एरिया हो गया, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, और एक एरिया वेक्टर इसके पीछे भी होगा। ठीक है, 2D फिगर के लिए हमेशा आगे की तरफ और पीछे की तरफ होगी, तो इसकी एरिया वेक्टर दोनों साइड होगी। लेकिन अगर 3D फिगर है, ठीक है, अगर कोई 3D फिगर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। ठीक है, इसका एरिया कहां होगा, ऊपर की तरफ। ये वाला जो एरिया है इसका इस तरफ होगा, नीचे वाले बेस के लिए एरिया इस तरफ होगी। ये वाला जो साइड है, ये वाला पीछे वाला साइड, इसका एरिया होगा इस तरफ। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से। ठीक, पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है, यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या है, एरिया वेक्टर का। ठीक है, इस टाइप का एरिया, फील्ड लाइन इधर से जा रही है, इसकी एरिया वेक्टर होगी इस तरफ। ठीक है, तो ये एंगल इस टाइप से, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट होगा, इस तरफ हो जाएगा आपका ई, और इस तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा, इस तरफ हो जाएगी ई कॉस थीटा, इस तरफ हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इसका एक कंपोनेंट होगा इस तरफ ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, एरिया वेक्टर होगी इस तरफ। तो फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू ए, या फिर ई ए कॉस थीटा लिखा जाता है। ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ जा रही है या फिर सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, कितनी फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जा रही है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली, ये दिखा जाता है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस तरफ वाला का इंपॉर्टेंस है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ई कॉस थीटा है। तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई गेस ये समझ में आ गया। एक बार हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले तो ऐसा देखो, अगर ये डिस्क है, ठीक है, इसकी एरिया वेक्टर होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड होगी, थोड़ी मोटी सी है, ठीक, इसकी एरिया वेक्टर होगी इस तरफ, पीछे भी होगी लेकिन कोई एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है, दोनों साइड होती है। अगर आप ऐसा प्लेन फिगर के लिए, ये अगर 2D फिगर है तो इस टाइप से होगा, बोथ साइड होगी, बोथ साइड होगी। लेकिन अगर 3D फिगर हो, ठीक, इसमें टोटल कितने एरिया है देखा जाए तो ये वाला फ्रंट वाला पार्ट, एक तो ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा A1। ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड, ये सेकेंड एरिया, इसकी एरिया वेक्टर होगी आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ होती है। ये थर्ड साइड मान के चलते हैं, ऊपर वाला 3, इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड A3, ठीक है। पीछे वाली साइड की बात करते हैं, ये वाला अंदर वाला, ये फोर्थ नीचे की तरफ होगी A4। इसका ये वाला साइड की बात करते हैं, ये वाली साइड की बात करते हैं, ये हो गया फिफ्थ साइड A5, और पीछे वाले का उस साइड होगा, पीछे की साइड, ये जो पीछे वाला साइड है, पीछे वाला, पीछे वाला, ये सिक्स्थ, पीछे की साइड होगी A6, मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। हाँ, 3D फिगर के लिए इस तरफ होती है। एरिया वेक्टर इज अवे होती है और आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड होगी, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा कभी भी एरिया वेक्टर, हमेशा बाहर की तरफ होगा और परपेंडिकुलर, जैसे कि फ्रंट वाला फेस ये हो गया, ये एरिया हो गया इसका, तो एरिया वेक्टर होगी इस तरफ। अगर इस तरफ का एरिया देखोगे तो इसकी एरिया वेक्टर इस तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी। इस साइड वाला देख लो, इस साइड होगी, पीछे वाले साइड के लिए इस तरफ होगी, ऊपर वाला के लिए, ऊपर वाले के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। तो फ्लक्स का हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली बोलते हैं, और फॉर्मूला क्या आया फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, ये आ जाता है फॉर्मूला। इसकी यूनिट आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहां से आप यूनिट वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स कितनी होगी, इसके लिए फिगर अगर बनाना चाहे तो हम ऐसा बना सकते हैं, देखो ये हो गया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस डायरेक्शन में, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को पास कर रहा है क्या, परपेंडिकुलरली कोई पास कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितनी होगी, ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, ठीक है। एक फिगर ऐसा देखते हैं इसके लिए, अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर होगी इस तरफ, ये हो जाएगी एरिया वेक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है, सोचो इस तरफ से चीरते हुए निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए फ्लक्स एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
तो देखो टीटा कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। इन दोनों दोनों लाइन पैरेलल है ना, दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे टीटा की वैल्यू हो जाती है 0। तो फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा ई ए। तो फ्लक्स मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम फ्लक्स होगी। अगर 90 डिग्री जब भी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी 0। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन करने से पहले एक सिलेंडर के लिए भी एरिया वेक्टर देखेंगे। ये सिलेंडर है, सोचो इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल कितना एरिया होगा, तो 3 एरिया होगा। ये फर्स्ट, सेकंड और ये कर्व्ड सरफेस 3। तो फर्स्ट इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगी, इसके लिए एरिया वेक्टर होगा इस तरफ A1। इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, और ये कर्व सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, ये हो जाएगा A3। ये सब चीज समझना है आपको, इसके लिए भी बना ही देता हूं अच्छे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नीचे वाला फोर्थ, फ्रंट वाला फिफ्थ और पीछे वाला सिक्स्थ। फर्स्ट के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, सेकंड के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, थर्ड के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, फिफ्थ के लिए एरिया वेक्टर होगी इस तरफ। ठीक है, पीछे वाले के लिए एरिया वेक्टर होगी पीछे की तरफ। A1, A4, A5, A3, A2 और पीछे की साइड A6। यहां से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसके लिए भी बना लेते हैं। एक डिस्क है, ठीक, इसकी एरिया वेक्टर इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर इस तरफ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक डिस्क है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको R, इसकी रेडियस है R। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये डिस्क है और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फाइंड फ्लक्स पूछा गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, और ये डिस्क है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। ठीक है, अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 30 डिग्री है, इधर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये डिस्क का पहले ये बताओ एरिया किस तरफ होगा, ये डिस्क का एरिया हो जाएगा ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर, एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स का एक्सप्रेशन अगर लिखे हम, फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में कितनी होगी, तो इसका तो एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, कितना होगा E साइन 30 डिग्री, E साइन 30 डिग्री, और इस तरफ कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा E कॉस 30 डिग्री और इस तरफ हो जाएगा E साइन 30 डिग्री। तो फ्लक्स कितना लेना है हमें, along द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लेना होगा। ठीक है, E A साइन 30 डिग्री, ये होगा इसका आंसर, E A साइन 30। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा E/2
पाई आर स्क्वायर होगी। हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, जो एरिया वेक्टर के अलोंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग होती है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है। देखो, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सोचो ये सिलेंडर है। ठीक है, इसमें तीन एरिया है, 1 2 और ये कर्व सरफेस एरिया 3। ठीक है, इसको हम लोगों ने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको हम लोगों ने रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग। एक काम करते हैं, ये फिगर को अच्छा से बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर बनाता हूं पहले। इस टाइप से। इस पे टोटल कितना एरिया सिलेंडर में, तीन सरफेस एरिया, तीन एरिया। फाइंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। सिलेंडर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को हटाते हैं अब यहां पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखो, सिंस एरिया वेक्टर तीन है, तीन एरिया है, कौन कौन सा, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा A1, इसकी एरिया वेक्टर हो जाएगी A2, और ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा A3। ठीक है, अच्छा, तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना है, नेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 बोल के लिखेंगे। फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको सिंपली प्लस कर देना है। अगर सिंपली प्लस करोगे तो कैसा आ जाएगा, देखो, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो E1 A1 कॉस थीटा 1 ले लेते हैं, E2 A2 कॉस थीटा 2, E3 A3 कॉस थीटा 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर थीटा 1 देखोगे तो देखो यहां पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। ठीक है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा 1 हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक, इसके लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो थीटा 2 कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। इसके लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, थीटा 3 कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, E1 E2 E3 तो सबके लिए सेम ही है। तो E A cos थीटा 1 cos 180 डिग्री प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड A2, इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम ही है, cos 0 डिग्री। तीसरे वाले के लिए क्या होगा, E A3 cos 90 डिग्री। cos 90 0 मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए। कॉस 180 कितनी होती है, -1। cos 0 कितनी होती है, प्लस।
अगर हम इसको ऐसा लिखे A1 और A2 बोल के लिखोगे तो A1 और A2 तो सेम ही है, सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होती है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होगी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो। ठीक है, तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे। एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये भी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। पहले फिगर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज नहीं हो रही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब में देखो टोटल कितने सरफेस हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये फ्रंट वाला नाम डाल देते, A B C D E F G H। ठीक है, एक एक करके नाम डालते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको लेता हूं, चलो ये वाला CBGH, ये एरिया, फर्स्ट एरिया, इसकी एरिया वेक्टर होगी आउटवर्ड। ठीक है, सेकेंड इसको ले लेते हैं, ये वाली ऊपर वाला। ठीक है, DCHE, इसकी एरिया होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको सेकेंड नाम दे देते E2। ठीक, तीसरा ये साइड वाले को लेते हैं EFDA 3, इसकी एरिया वेक्टर होगी A3 इस तरफ, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये है एरिया A2। ठीक है, नीचे वाला को फोर्थ मानते, नीचे वाले को फोर्थ मानते, इसकी एरिया वेक्टर होगी A4। ठीक है, पीछे वाले को फिफ्थ मानते, चलो पीछे वाले को मैंने अलग कलर से डिनोट किया, फिफ्थ पीछे वाला EFGH, तो इसकी एरिया वेक्टर होगी पीछे की साइड A5। ठीक है, और फ्रंट वाला फेस को हम लोग सिक्स्थ मानते। ठीक है, इसकी एरिया वेक्टर होगी इस साइड A6 एरिया वेक्टर। तो टोटल फ्लक्स अगर निकालना हुआ नेट फ्लक्स अगर निकालना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस 6। टोटल जितने भी सरफेस है सबके लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जितने भी सरफेस है सबके लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 के लिए लिखते हैं हम लोग, देखो एक एक करके क्या होगा, EA cos θ1। ठीक है, यहां पे देखो θ1 कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस तरफ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा EA cos 0, cos 0 मतलब 1, तो ये हो जाएगा EA φ1। ठीक है, अच्छा अब फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 निकाला जाएगा। ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, EA cos 2 के लिए कितना हो जाएगा, एंगल कितनी है देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ये 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 निकालेंगे। सरफेस 3 के लिए देखो एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो थीटा कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस तरफ, और एरिया वेक्टर है इस तरफ, मतलब ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में और एरिया वेक्टर है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो एंगल कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा EA cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो EA। ठीक है, फ्लक्स थ्रू 4,
फोर्थ सरफेस के लिए देखो, फोर्थ सरफेस के लिए क्या है, एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ। एरिया वेक्टर है नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में। तो एंगल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एंगल कितना हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होती है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ई ए कॉस 90 डिग्री, जीरो। फ्लक्स थ्रू सरफेस 5, ठीक है, सरफेस 5 पीछे की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस में, फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होती है, फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, ई ए कॉस 90 डिग्री, जीरो। फ्लक्स थ्रू सरफेस 5, ठीक है, सरफेस 5 पीछे की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस में, ऐसा सोचो कि पीछे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। ठीक है, एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। सरफेस 6 कौन सा, फ्रंट वाला, फ्रंट वाला आपके साइड होगा, एरिया वेक्टर आपके साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस, और ये वाला है आपके साइड में, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस बोलो, पॉजिटिव जेड एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आपकी साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब जीरो। ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी हो जाएगी जीरो। तो टोटल फ्लक्स अगर हम यहां पे देखें, इसको छोटा करके देखता हूं, नेट फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना है, ई ए, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 कितनी है, जीरो, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 कितनी है, माइनस ई है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 4 भी जीरो, फ्लक्स थ्रू सरफेस 5 भी जीरो, फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 भी जीरो, ई ए माइनस ई ए कितनी होगी, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर चेंज नहीं हो रही है, तो नेट फ्लक्स कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हमेशा जीरो होगी, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगी, जीरो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी, जीरो होगी इस केस में। ठीक है, आई गेस ये यहां तक सबको क्लियर है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम देखेंगे गॉस लॉ। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली देखा जाए तो काफी लंबा होता है, क्लोज सरफेस के लिए हमें एक एक सरफेस को पार्ट बाय पार्ट करके ब्रेक करके हमें कैलकुलेट करना होगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि गॉस लॉ हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल सकते हैं कि गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक, इसका स्टेटमेंट ये है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या फिर फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in it. The total flux through any closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it. इसका मतलब क्या है कि सपोज करते हैं कि ये एक इरेगुलर शेप है, ये एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर टोटल चार्ज है Q, तो फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स होगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनसाइड भी बोल सकते हैं, टोटल चार्ज कितना है इनसाइड, इनसाइड इस टाइप से। ठीक है, तो ये है बेसिकली गॉस लॉ। इसके एक क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद फिर ये कहां से आया ये चीज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा चार्ज है 5 कूलम है, -2 कूलम है और एक है 1 कूलम है। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड
और यहाँ पे भी है -3 कूलम, इधर है 2 कूलम। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। तो हम कैसे लिखेंगे? नेट फ्लक्स क्या होती है? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज इनसाइड। ठीक है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड। इनसाइड चार्ज कितनी है? तो +5 कूलम एक है, +1 कूलम एक है, -2 कूलम एक है। ये सारे चार्जेस को नहीं लेंगे क्योंकि ये चार्जेस सरफेस एरिया के अंदर नहीं है, बाहर है। तो बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना है। कौन सा चार्ज को लेना है? जो क्लोज सरफेस के अंदर है, उसी चार्ज को कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स 5 + 1 6 - 2 इज 4। ये हो जाएगा नेट फ्लक्स। ये हो जाएगी आपकी एक्सप्रेशन। ठीक है, हमेशा कौन सा चार्ज को कंसिडर किया जाता है? जो अंदर है, सिर्फ वही चार्ज को देखना है जो चार्ज अंदर है, वो भी नेट चार्ज देखा जाता है। ठीक है, अगर इस टाइप से देखा जाए एक क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा करके कोई भी एक क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, और इसके अंदर डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल इनसाइड रखा गया, इनसाइड। फाइंड फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स पूछा गया। तो आप ऐसा समझ सकते हो, डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अंदर रखा गया है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे तो फ्लक्स कितनी होगी? 0। रीजन क्या है? सुनो, अगर ये फ्लक्स है, अगर ये आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, डाइपोल का मतलब क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, डाइपोल को रख दिया गया, इसके अंदर डाइपोल रखा गया। तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज कितना है? +q -q। चार्ज कितनी हो गई? 0। तो 1/ε0 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि डाइपोल में, डाइपोल का मतलब है क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, +5 कूलम -5 कूलम, कितना होगा नेट चार्ज? 0 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो गॉस लॉ यूज करके हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कुछ पॉइंट लिखेंगे अब फ्लक्स से रिलेटेड, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ चार्ज, साइज ऑफ सरफेस। ओके, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड, फ्लक्स थ्रू closed surface does not depends on, does not depends on size of surface। इसका मतलब क्या है? तो समझो, ठीक, ये एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है Q। ठीक है, ये दूसरी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर भी चार्ज Q है। ये तीसरा क्लोज सरफेस है, इसके अंदर भी, ये सरफेस 3 हो गई, ये सरफेस 2 हो गया, और ये सरफेस 1 होगी। फ्लक्स अगर निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 कितना होगा? Q/ε0, Q/1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 निकालोगे तो 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज कितना है? Q है। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 निकालोगे तो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो हम यहां से देख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 है। मतलब क्या? साइज देखो, सरफेस 1 काफी छोटा है, सरफेस 2 काफी बड़ा है, उससे भी बड़ा सरफेस 3 है। मतलब साइज ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फ्लक्स, कभी भी साइज ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितनी रखी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेट फ्लक्स
net flux does not depends on Gaussian surface. Net flux does not depends on Gaussian surface. Gaussian surface इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अगर एक चार्ज है Q, ठीक है, इसके लिए गॉसियन सरफेस का मतलब है क्लोज सरफेस। इसके लिए चाहे तो हम ऐसा करके भी एक क्लोज सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चाहे तो हम सर्कुलर गॉसियन सरफेस भी बना सकते हैं। क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, ठीक? देखो गॉसियन सरफेस तीनों अलग अलग, ये ट्रायंगुलर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब ही होता है कि क्लोज सरफेस, ठीक है। यहां पे देखो ये ट्रायंगुलर गॉसियन सरफेस है, ये सर्कुलर गॉसियन सरफेस है, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस है। क्लोज सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो इसके लिए भी अगर हम फ्लक्स निकालें, इसके लिए अगर फ्लक्स निकालोगे, ठीक है, फ्लक्स निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसके लिए भी अगर फ्लक्स निकालोगे क्या आ जाएगा? 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। इसके लिए भी अगर फ्लक्स निकालेंगे तो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो नोट यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। Gaussian surface, closed surface is also known as Gaussian surface बोलते हैं। तीसरी पॉइंट, ठीक है, अगर हम फ्लक्स देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अगर हम लिखें, ऐसा लिखते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड, ठीक है। जब ये इनसाइड लिखा जाता है तो ये विथ साइन लिया जाता है, विथ साइन, ठीक है, विथ साइन लेंगे, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लक्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए फ्लक्स कैसा होगा? आउटवर्ड होगी, ठीक है। फ्लक्स लिखना चाहे तो क्या होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव होगी, साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? इनवर्ड होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है? इनवर्ड होगी। फ्लक्स कैसी होगी? इनवर्ड होगी। फ्लक्स कैसी होगी? इनवर्ड फ्लक्स बोलेंगे, इनवर्ड फ्लक्स। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोज सरफेस है या गॉसियन सरफेस है, तो इसके लिए फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स दी टोटल चार्ज, ये पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। अगर चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस अगर नेगेटिव हो जाए तो इनवर्ड फ्लक्स होगी, ठीक है। अगर नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव हो जाती है, नेट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगी। तो फ्लक्स इनवर्ड या आउटवर्ड होगा, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस कैसे कैसे बनाया जाता है, फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गॉसियन सरफेस बनता कैसे, कैसे बनाना है गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। गॉसियन सरफेस हेडिंग डालेंगे आप, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस सबसे पहला तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस को ही हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा बनाओगे आप? इस टाइप से बनाओगे, ये हो जाएगी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर चार्ज इस टाइप से, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे हम?
इस टाइप से सिलेंड्रिकल बनाओगे गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सबसे पहला कंडीशन क्या है कि गॉसियन सरफेस मतलब क्या, एक ऐसा सरफेस ले लो जो पूरा चार्ज को बंद कर ले, क्लोज्ड होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस है, तो यहाँ पे एक एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो सिलेंड्रिकल बनेगी। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के अंदर डाल दो, बंद कर दो इसको, चार्ज को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा पूछा गया, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2। और फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में इस टाइप से। ये नीचे वाला हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 1, और सेंटर पे एक चार्ज रखी है, इनसाइड एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और सरफेस, ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2 है आपका, साइड वाली। और ये क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड बोल सकते हो आप, ठीक है, क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है कि नेट फ्लक्स कितनी होगी, अगर इस पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स थ्रू, अगर हम नेट फ्लक्स निकालेंगे, पहले नेट फ्लक्स निकालोगे तो कैसे लिखेंगे, गॉस लॉ यूज करके 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज एनक्लोज। इस पूरा क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर हम नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं मतलब क्या, फ्लक्स थ्रू सरफेस 6 सरफेस निकाल रहे हैं, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, तो नेट फ्लक्स का मतलब है कि टोटल फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस कितनी हो रही है, 1/ε0 इंटू क्यू। नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू कितने सरफेसेस है, इसके अंदर टोटल क्यूब के अंदर कितने सरफेस होती है, 6, ठीक है। तो 6 सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आ रहा है, Q/ε0, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू थ्रू 1 सरफेस कितनी होगी, कोई भी एक सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 1/ε0 इंटू Q/6 कर देना, ये क्या आ जाएगा, Q/6 इंटू ε0, ठीक है। और अगर हम इसके लिए भी निकाले, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 भी निकाले, ठीक है, ये सरफेस के लिए, ये भी एक अकेला सरफेस है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 1/6ε0 इंटू क्यू। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस के लिए भी कितना होगा, Q/ε0, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस के लिए भी कितना होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ Q/ε0, ये आ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि क्लियर हो जाए आपको। देखो देखो, ये एक सरफेस है, इससे कुछ डिस्टेंस पे यहां पे कुछ चार्ज रखा गया, ठीक है, यहां पे चार्ज है Q1। आपसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 पूछा गया है, ये फर्स्ट सरफेस है, ठीक है। जब ऐसा कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते, पहले तो इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या किया मैंने, इसको टोटल क्यूब बना के मैंने बंद कर दिया, टोटल 6 साइड से डाल के बंद कर दिया मैंने, ठीक है। इसको बंद कर देना, क्यूब के अंदर डाल के बंद कर दिया, ये क्या हो गया, क्यूब, ये क्या हो गया, क्यूब। और ये चार्ज कहाँ है, इनसाइड है, ठीक है। तो हमें पता है हम क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स क्या होती है, गॉस लॉ के हिसाब से 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू कितना है, Q1 नाम है, चलो। तो नेट फ्लक्स मतलब क्या है, नेट फ्लक्स मतलब
फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस है, कितनी होगी 1/ε0 इंटू Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सिर्फ एक सरफेस के लिए कितना होगा, 1/6 से डिवाइड कर देना, 1/ε0 इंटू Q1, ये हो जाएगी 1/6ε0 इंटू Q1, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में Q1 की वैल्यू दे रही दिया होगा, क्वेश्चन में Q1 का वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे पुट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बचा हुआ है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।